शुरू करें? हाँ सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हाँ हूं करते रहिएगा। जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीसी 16/21 CPWA चैप्टर 3, ठीक है। और इसका जो हेडिंग दिया है वो है जनरल आउटलाइन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंट। आप लोगों में से बहुत लोगों ने लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड देखा होगा, ये आपके सिलेबस में है या नहीं? हाँ सर। पीसी 16 वाले बताएंगे उनके किस पेपर में है? वन सर। क्या बोल रहे हैं? नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। पीसी 21 में है, ये तो कंफर्म है। पीसी 8 में भी है ना? पीसी 8, हाँ पीसी 8 में सर। बिल्कुल सही। तो क्या कभी आप लोगों ने इसको सुना है? जो पुराने मेरे स्टूडेंट वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नए हैं वो लोग, उन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड के बारे में आप लोगों ने कभी सुना है? हाँ सुने हैं ना। क्या होता है बताइए? क्लासिफिकेशन होता है, रेवेन्यू, रिसीट, एक्सपेंडिचर वगैरह जितने भी। ठीक है, सही है। उसको कोड के रूप में। देखिए, ठीक है, इसके बारे में जो 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पहले हम हाईलाइट कर देते हैं, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हाईलाइट करने से पहले हम आपको बताते हैं, आप बैंक जाते होंगे, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, है ना? तो आप खुलवा सकते हैं सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं बताइए? हाँ सर खुलवा सकते हैं। हाँ है ना? सर। आपको एक अकाउंट नंबर भी मिलता है ना? जो कभी कभी 9 डिजिट का, कभी 10 डिजिट का, कभी 11, कभी 12, कभी ज्यादा डिजिट का भी होता है। आपको जो अकाउंट नंबर मिलता है ना, ये आपको नहीं पता चलता है कि इसमें कोई पैटर्न है, लेकिन आपको उस अकाउंट नंबर में अगर आप 10-12 अकाउंट नंबर देखिएगा तो आपको उसमें कुछ पैटर्न दिखाई देगा। चलिए, आपको नहीं भी पता है तो आप बैंक वाले से पूछ लीजिएगा कि उसमें कुछ पैटर्न है, ठीक है। और बैंक वाला आराम से बता देगा कि जो पहला 4 डिजिट है, मान लीजिए कि 5199 से अकाउंट चालू होता है, 000, ठीक है। तो ये जो 5199 है ना, वो IFSC कोड है बैंक का, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के जो हेड हैं, मतलब बाकी के जो डिजिट हैं, उनका भी अपना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। उसी तरीके से गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो ट्रांजेक्शन 2 ही तरह का हो सकता है, या तो रिपीट होगा या तो पेमेंट होगा, सॉरी रिसीट होगा या डिसबर्समेंट होगा। होगा कि नहीं? ट्रांजेक्शन 2 ही तरह का हो सकता है, या तो रिसीट होगा या तो डिसबर्समेंट होगा। रिसीट और डिसबर्समेंट, ये दोनों ही ट्रांजेक्शन जो होते हैं, इनके लिए एक हेड बनाया गया है, ठीक है, जो कि 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का, है ना। ये ट्रांजेक्शन का अकाउंट नंबर है, ट्रांजेक्शन का अकाउंट नंबर। और ये जो अकाउंट नंबर होता है ये 15 डिजिट का होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? गवर्नमेंट के लैंग्वेज में क्लासिफिकेशन। तो अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है क्लासिफिकेशन, ठीक है। जनरल आउटलाइन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंट्स में जो आपको मेनली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब लेना या देना इन मनी टर्म, नॉट इन मटेरियल। अगर मान लीजिए कि कोई मटेरियल किसी ने रिसीव किया है और पैसा नहीं दिया है या पैसा का कोई जिक्र नहीं है तो उसको ट्रांजेक्शन नहीं कहा जाएगा, इन मनी टर्म, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लासिफिकेशन। अब आपको मैंने बता दिया है कि ये 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट का होता है तो कैसे होता है 15 डिजिट का? भाई MSM और SBO,
ये मैंने कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ। एम स्टैंड फॉर मेजर हेड, ये सब मेजर हेड, ठीक है। और माइनर हेड के लिए कैपिटल नहीं स्मॉल एम लिखेंगे, ठीक है ना, माइनर हेड। तो एच हेड यहाँ कैपिटल लिख रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। कैपिटल एम मेजर हेड, स्मॉल मेजर हेड, सॉरी सब मेजर हेड, और कैपिटल के बाद स्मॉल एम माइनर हेड, उसके बाद यहाँ पे सब हेड, ठीक है, यहाँ पे डिटेल हेड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हेड, है ना। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए पहले, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। इसको इसमें से अब 15 डिजिट हमको निकालना है ना। 15 डिजिट निकालने के लिए ये 5 हमने लिख दिया, रैंडम है, आप इसको फिक्स मत मानिएगा। तो ये 4 डिजिट का हुआ मेजर हेड, है ना। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 डिजिट, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3। तो अगर हम 4, 2 और 3 लिखते हैं तो आप समझ नहीं पाते, जो नए लोग हैं बिल्कुल भी। इसीलिए इसको आपको समझने के लिए क्या समझना है कि ये 4 डिजिट का है, ठीक है ना। ऐसे 0005 ये मेजर हेड है जीएसटी का, और सीजीएसटी का है। ये 4 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है। उसके बाद ये दो और ये 2, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? ऊपर में जब आप गिनिएगा तो 4, 2, 6 और 3 9, 2, 2, 4 और 2 6, 9 और 6 15, ये टोटल 15 डिजिट आपको यहाँ पे मिल गया। इसको कहा जाता है 15 डिजिट क्लासिफिकेशन। क्या कहा जाता है? 15 डिजिट क्लासिफिकेशन, ठीक है। और TION यहाँ पे लिखना होगा। और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इसको कहा जाता है 6 टायर क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें से जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि बहुत जगह कंफ्यूजन है, और कुछ लोगों ने इस कंफ्यूजन को फैला दिया है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जब उनके वीडियो देखेंगे या उनकी जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें से ऐसा कहा गया है कि जो गार है ना, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल गार, उसमें 5 टायर क्लासिफिकेशन का जिक्र है, और GFR, PPWD इसमें 6 टायर क्लासिफिकेशन का जिक्र है। तो अगर PC8 का जो पेपर है जिसमें कि गार है, इसका क्वेश्चन होगा तो वहां पे ऑप्शन में 5 टायर मारिएगा, और PC16 का अगर पेपर है वहां पे 6 टायर मारिएगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। ये नहीं करना है, आपको हमेशा लेटेस्ट और अपडेटेड ही टिक मारना है, समझे। जिन जिन लोगों ने ऐसा फैलाया है वो अगर मेरा वीडियो कभी भी देखें तो कृपया वो अपने वीडियो को एडिट कर ले, या फिर उसको बाद में अपॉलॉजी कर लें, ताकि उनके अपने जो फॉलोवर हैं और अपने उनके जो व्यूअर हैं, ठीक है, वो किस गलतफहमी में पड़ के अपने इस क्वेश्चन को गलत ना कर लें। तो ये कभी नहीं होगा, हर हाल में 6 टायर होगा, ठीक है। 6 टायर क्लासिफिकेशन, जिसका जो फुल नेम है वो है 6 टायर 15 डिजिट क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ आपको इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बोलिए, है किसी को डाउट? नहीं सर, बिल्कुल लेटेस्ट है सर ये। हाँ, हम जान रहे हैं, तो कुछ लोगों ने ऐसी गलतफहमी फैलाई है, हमको वो भी खबर मिल गई है, इसीलिए मैंने उन लोगों को खास तौर पे इंडिकेट किया है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो होता है ना आपका जो गार है, गार का एक रूल नंबर 29 है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि गार का रूल नंबर 29 है। ये गार का रूल नंबर 29 आपके CPWA के चैप्टर 3 में दिया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है? तो भाई इसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट का जो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जो बुकिंग होती है 6 टायर 15 डिजिट क्लासिफिकेशन, उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया एक्टिविटी, तो वो गार के टाइम पे एक्टिविटी वर्ड यूज होता था, क्योंकि गार को कोट किया गया है, इसलिए वर्ड में एक्टिविटी गार के अकॉर्डिंग लिखा गया है। लेकिन आज एक्टिविटी वर्ड यूज में नहीं आता है, तो आज क्या यूज में आता है हम फिर से लिख देते हैं आपको, इसको देखिए यहाँ समझ जाइएगा। आता है मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, MSM SDO। अच्छा, ये हम MSM SDO लिख रहे हैं तो इससे आप लोगों को सहूलियत है कि दिक्कत है? याद करने में बहुत आसानी है सर, ठीक है। ठीक है, चलिए। MSM SDO
के लिए यहाँ पे वर्ड है फंक्शन, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको तो कैपिटल में लिखा है, इसको स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन, सब फंक्शन स्मॉल p प्रोग्राम, ठीक है। तो इस हिसाब से MSM के सामने में हम FSP देखेंगे, ठीक है। हम लोग MRP देखते हैं, MSP देखते हैं। MRP के बारे में हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। और FSP को हम लोग याद कर लेंगे फर्स्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है, ये फंक्शन सब फंक्शन प्रोग्राम है, पर MSM के सामने में हम FSP याद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये है स्मॉल एस स्कीम। तो किसी ने एक और र्यूमर फैला रखा है कि फंक्शन का सब फंक्शन और प्रोग्राम का सब प्रोग्राम होता है। ये भी मुझे सुनने को मिला है। प्लीज, प्रोग्राम का सब प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है, स्कीम होता है ना। और फिर यहाँ पे सब स्कीम, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्ट को कहीं कहीं या हर जगह प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन भी कहा जाता है। वजह, डिटेल हेड को पहले यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन कहा जाता था। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ACAG में, ठीक है ना, क्योंकि ACAG भी पुराना है, राइट। और ACAG में जो पुरानी किताब आप देखेंगे ना, उसमें आपको मैं बता दूं कि 5 टायर क्लासिफिकेशन था, जिसमें कि मेजर हेड 3 डिजिट का था। तो जिनके पास में पुरानी किताब है अकाउंट कोड फॉर अकाउंटिंग जनरल की, उसमें मेजर हेड 3 डिजिट का दिया हुआ है, जिसको देख करके वो लोग पैनिक हो जाते हैं। तो काइंडली डू नॉट पैनिक, ठीक है। मेजर हेड उस समय 3 डिजिट का था और उस समय 5 टायर क्लासिफिकेशन हुआ करता था, मतलब कि डिटेल हेड लेवल पे ऑब्जेक्ट हेड आया ही नहीं था, ठीक है ना। तो 3, 2, 2 था उस समय। क्या था मुझे उतना एग्जैक्ट याद भी नहीं है, वो 1984 की बात है। बाद में जब ये चेंज कर दिया गया तो ये इस तरीके से हुआ, है ना। और हम लोग कैसे इसको याद करेंगे? तो इसमें हम ओ को ओ से याद नहीं करके ओ को हम याद करेंगे प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन से। इसको स्मॉल p कर देना। ये FSP है, ये SSP है, तो कितना अच्छा से याद हो जाएगा, FSP और SSP, ठीक है। फर्स्ट सेलिंग प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस है और ये सेकंड सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। FSP और SSP, SSP स्कीम, सब स्कीम, और ये प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसको फिर प्रोग्राम आप लोग मत कर लीजिएगा। क्यों ये प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्यों है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हेड नहीं हुआ करता था तब डिटेल हेड को यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन कहा जाता था। तो यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है तो ठीक, वरना मैं मिटाऊं। आप लोग हाँ बोलिएगा तो मिटाऊंगा। यस सर, मिटा दीजिए। देखिए आप जो बोल रहे हैं ना, लव कुमार बोल रहे हैं ना, जी जी, आप तो महाराज इंटेलिजेंट हैं और इंटरेस्टेड भी हैं, तो आप मत बोलिए। आप सबके आप फटाफट कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं फटाफट कर पाएंगे तो उनको नहीं सर, मैं फेल हो गया था। आपसे कुछ सीख लिया मैंने, नहीं तो मैं बहुत ही डाउट थे मुझे इसमें क्लासिफिकेशन वगैरह में। मैं खुद 2 बार फेल हुआ हूँ, इसीलिए मैं सुनाते रहता हूँ सबको। कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि अपनी राज की बात मत बतलाइए, वरना हो सकता है लोग आपकी कम इज्जत करेंगे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी कम इज्जत सहन कर लूंगा, और मैं इसलिए सुनाता हूँ कि आप लोग को शर्म ना आए, ठीक है। ये कोई 10th और 12th का एग्जाम नहीं है कि फेल कर जाए तो हे भगवान, नहीं नहीं। हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं, बाल बच्चेदार लोग हैं। फेल करना हमारा धर्म है और फेल करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा धर्म, हमारा गोल क्या है कि हम काम सीखें और बेटर काम करें, है ना। अपना रोल अदा करें ऑफिस के लिए, हमेशा अच्छा करें। तो जब नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन जब आता है तो इतना बढ़िया आता है कि लोग आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर आ गए। हाँ, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड देखा है। अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। MSM, SDO, फर्स्ट सेलिंग प्राइस, सेकेंड सेलिंग प्राइस, ये जो होता है ना ऊपर वाला, मतलब 3, मतलब कि 4, 2, 3, 2, 2, 2, इसमें किसी भी तरह का चेंज जो कर सकते हैं वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं
सीएजी की सलाह पर। ठीक है, हालांकि इसमें सीजीए लिखा हुआ है कैम में, पर सीजीए खुद कुछ नहीं करता है। सीजीए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक विंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में आता है। ये फाइल बढ़ाता है प्रेसिडेंट के पास में, फिर प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो सीएजी की सलाह ले। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट सीएजी की सलाह लेते हैं और अल्टीमेट डिसीजन प्रेसिडेंट का ही होता है। तो लॉजिकली प्रेसिडेंट ही है जिनके पास में ये पावर है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 150 में। कहाँ लिखा हुआ है? ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो ये कहां तक है? एमएसएम एसडीओ तक। और उसके जो नीचे है वो गवर्नर लेते हैं डिसीजन। हालांकि यहाँ भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही उसको इनिशिएट करता है, और यहाँ पे पीएजी की सलाह पर। हालांकि पीएजी की सलाह जब ली जाती है तो पीएजी फिर उसको सीएजी के पास भेज देते हैं। तो अल्टीमेटली मामला वही है। एमएसएम एसडीओ जो है लोकल लेवल पे, सॉरी एसडीओ लोकल लेवल पे चेंज होता है, समझे कि नहीं? लोकल लेवल पर चेंज करता है, जबकि ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, पूरे देश में। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन, सब फंक्शन और प्रोग्राम, इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं ला सकते हैं। जो मेजर हेड, सब मेजर हेड और माइनर हेड तय कर दिया गया है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? बोलिए। हेलो, यहाँ पे 4, 5 और 3 है। सब सब है, डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड। 4, 5 और 3 हाँ, मतलब समझे नहीं है? मतलब सब हेड 4 डिजिट का है, डिटेल हेड 5 डिजिट का है एंड ऑब्जेक्ट हेड 3 डिजिट का है। कहाँ पे है? आप किस राज्य की बात कर रहे हैं? उड़ीसा। अच्छा कि मुझे बता दी, मुझे इधर व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज। मैं लोगों को एग्जांपल देता रहता हूँ। मैं पहले गुजरात में पोस्टेड था, तो मैं वहां का एग्जांपल देता था। झारखंड में है ना, ये सब हेड के नीचे में सब हेड अलग से ऐड किया गया है, समझे? तो यहाँ पे एसडीओ ना होकर के एसएसडीओ है, समझे? तो यहाँ पे सब हेड है, और ये 2 डिजिट का अलग से है। तो अब यहाँ पे झारखंड का ये है पैटर्न, 4 2 3 2 2 2 2। और आपने जो बताया वो कितना, इधर आप मुझे बताइए तो। उड़ीसा में सर सब हेड 4 डिजिट का। रुकिए, मुझे देखने दीजिएगा। आपने बताया सब हेड 4 डिजिट का, डिटेल 5, डिटेल 5 का, ऑब्जेक्ट 3। ऑब्जेक्ट 3 का। मतलब आप देख सकते हैं कि 4 2 और 3 9, और 5 4 9 और 3 12, 12 और 9 21 डिजिट का है जी। तो देखिए कई राज्यों से जुड़े होने का कितना फायदा मिल रहा है बाकी सब लोगों को। देख रहे हैं आप लोग? यस सर। बाकी लोग सर एग्जाम में, सर एग्जाम में हमें यही शो करना है जो आप बताए हैं पहले, है ना? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब नहीं देखना है ना? केवल 15 डिजिट क्लासिफिकेशन। यस यस, उसमें 21 डिजिट नहीं लिखना है। हम सबको कह रहे हैं, आप लोग को अगर हाँ हूं नहीं कीजिएगा मैं भी क्लास बंद कर देने वाले हैं। नहीं सर, सुन ही हाँ रहे हैं। हाँ। अरे पूछिए, आप लोग सबसे बात भी कीजिए आप लोग। नहीं, पूछने में ही बोल रहे हैं। जैसे सांस लेना निशानी है मैं जिंदा हूं का, उसी तरीके से हूं करना निशानी है मैं जागा हूं का। सर इसके अलावा ना डिमांड नंबर भी होता है। डिमांड नंबर होता है, वो डिनोट करता है डिपार्टमेंट को। बिल्कुल होता है, डिमांड नंबर बिल्कुल होता है। कौन कह रहा है? मैं अरुण जी। अरुण। हाँ, आप तो बोलेंगे बिल्कुल डिमांड नंबर भी होता है, पर डिमांड नंबर का इस बुक में जिक्र नहीं है। आप डिमांड नंबर बताइएगा जो इस बुक में नहीं है ना, तो कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ हाँ आगे इसमें, हाँ 3.1.6 कोई देखिए 3.1.6। हाँ सर। पढ़िए पढ़िए।
The transactions of public works officers may thus be grouped under the heads indicated below. Expenditure heads for charges adjustable finally in the accounts of divisional ये officers. पढ़िए हेड पढ़िए एक्सपेंडिचर हेड क्या सर? खाली हेड पढ़िए ना मेन हेड जो हेड दिया हुआ 2059 हेड revenue heads, remittance heads, और suspense and deposit heads. बिल्कुल सही बस रुक जाइए आगे मत पढ़िए ठीक है तो हम लोग लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में क्या इतना ही हेड जानते हैं कि इसके अलावा भी जानते हैं होते हैं इसके सर। अलावा बहुत लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में यहाँ पे केवल इतना ही है होते हैं, हाँ बोलिए लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, हाँ, ग्रांटिंग बिल्कुल, नीड, बिल्कुल। ग्रांटिंग नीड। सुनिए ना आप क्या कीजिए कि इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं शॉर्ट कर लेते हैं और ये शॉर्ट को रिपीट करेंगे ठीक है ना ऐसे ठीक है तो EHRH एक्सपेंडिचर हेड रिमिटांस हेड ना रेवेन्यू हेड रिमिटांस एंड सस्पेंस एंड डिपॉजिट अच्छा आप लोग क्या कोई भी ये इमेजिन कर सकता है कि सस्पेंस जिसका मेजर हेड 8658 है और सिविल डिपॉजिट जिसका मेजर हेड 8443 है इसको एक साथ क्यों ग्रुप किया गया है कोई आप मुझे बता सकते हैं कोई बात नहीं बता सकते मैं बताता हूँ CPW फॉर्म 67 किसी को याद है हाँ या ना नहीं सर। वेरी गुड तो 67 कोई खोल करके निकाल सकता है जल्दी जल्दी मेरे से पहले हाँ, कौन है जितना फास्ट मेरे 67 खोल के निकाले पढ़िए तो जरा 67 क्या है suspense oblique deposit register. यस बिल्कुल सही एक रजिस्टर है जो सस्पेंस और डिपॉजिट दोनों एंट्री लेता है समझे कि नहीं इसी वजह से रखा गया है मेजर हेड अलग अलग होने के बावजूद भी क्योंकि अपने पास में एक ऐसा रजिस्टर है जिसको फॉर्म 67 कहा गया है समझे वो सस्पेंस एंड डिपॉजिट दोनों की एंट्री लेता है ठीक है अच्छा ये आप लोग याद रखिएगा रेमिटेंस का हेड किसी को याद है 8782 वेरी गुड 8782. रेमिटेंस का फॉर्म किसी को याद है क्रेडिट का और डेबिट का सीपीडब्ल्यू सर फॉर्म 77 है। कौन बोला मालिका मैडम हाँ आप गलत? बोलते रहिए चुप काहे इतना देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है 77 ए और 77 बिल्कुल सही ठीक है तो हम इसको मिटाते हैं पहले लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड देखते हैं डिटेल में और फिर देखते हैं कि ये कहाँ फिट बैठता है एक मिनट रुकिए सर एक मिनट रुकिए मैडम हम लिख लीजिए अभी आप कहिएगा कि एक्सपेंडिचर हेड जो है हमने उसका मेजर हेड क्यों नहीं लिखा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना हेड अलग होता है और रेवेन्यू हेड का भी हर डिपार्टमेंट का अपना है तो डिपार्टमेंट वाइज ये एक्सपेंडिचर हेड और रेवेन्यू हेड होता है बाकी रेमिटेंस हेड किसी भी डिपार्टमेंट का हो यही हेड होगा सस्पेंस यही होगा और डिपॉजिट भी यही होगा ठीक है हो गया सर हो गया चलिए मैं मिटा दूं इसको हम लोग लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड डिटेल में देख लेंगे एक बार और देखेंगे कि ये कहां फिट बैठता है चलिए मैं नहीं बोलूंगा सवाल पूछूंगा आप लोग बोलेंगे गवर्नमेंट अकाउंट कितने पार्ट में होता है
3 तीन में से 3 पार्ट में। 3 पार्ट में। बहुत बढ़िया। एक हो गया कंसोलिडेटेड, एक हो गया कंटिंजेंसी, और एक हो गया पब्लिक अकाउंट। ठीक है ना? अच्छा, ये 3 पार्ट है ना जी, यस सर। है ना? 3 पार्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट अकाउंट कितने पार्ट में होता है ना? इसीलिए क्वेश्चन को कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक, कंसोलिडेटेड कितने सेक्शन में होता है? सेक्शन। 2 सेक्शन है सर इसके। 2 सर। नहीं, रेवेन्यू रिसीट है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कितने सेक्शन में होता है? इसका कोई सेक्शन नहीं है सर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यस सर। और पब्लिक अकाउंट? 6 होता है क्या? पब्लिक अकाउंट का भी कोई सेक्शन नहीं। ठीक है, हो गया ना? चलिए, अब सेक्शन को किसमें बांटा गया है? कौन जवाब देगा? सेक्टर्स में। बहुत बढ़िया। सेक्शन को किसमें बांटा गया है? सेक्टर में। सेक्टर। ठीक है? ये आप लोग नोट कर लीजिए जो नहीं जानते हैं, है ना? हर सेक्शन का अपना सेक्टर है। रेवेन्यू रिसीट कितने सेक्टर में है? 3 सेक्टर में। कौन बोल रहा है? जनरल- अपने नाम बताइए। जनरल, सोशल, इकोनॉमिक। नहीं, गलत जवाब। ये है टैक्स रिवेन्यू, अच्छा ओके, Non-tax। टैक्स। अनटैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स ग्रांट GI नेट। और ग्रांट इन एड। आपने जो जनरल सोशल बोला ना, यस वो सर। सब सेक्टर है। नॉन सब टैक्स सेक्टर। रेवेन्यू का सेक्टर है वो। सर तीसरा वाला ठीक है? क्या होगा? यस सर। ग्रांट इन एड मैडम, GIA। ग्रांट नेट। हम लोग तब हम लोग एक कार्टून देखते थे, GI जो, किसी को याद है? यस सर। वैसे ये GIA है। ये बड़े होने के बाद में ये हम लोग कार्टून देख रहे हैं, दूसरा कार्टून कार्टून। सिमिलर टू GI। ठीक है, अगला सेक्टर, या 3 सेक्टर हो गया ना, 1 2 3, ठीक है ना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना सेक्टर है? कौन जवाब देगा? 4 है सर। बिल्कुल सही। कौन कौन? जनरल, सोशल, इकोनॉमिक। जनरल सर्विस, सोशल सर्विस, इकोनॉमिकल सर्विस, और चौथा ग्रांट इन एड। बिल्कुल सही। अब ग्रांट इन एड लेते भी हैं और ग्रांट इन एड देते भी हैं, है ना? ठीक है। अब कैपिटल रिसीट कितना सेक्टर है? सर ES for सर क्या एक हुआ? ही है ना? एक ही है सर, एक ही 4000 है ना? एक भी नहीं है, एक दो ही है, सेक्टर, सर। कोई सेक्टर नहीं। नहीं, कोई एक सेक्टर ही नहीं है। नहीं। कोई सेक्टर नहीं, डिवाइडेड नहीं है सेक्टर में वो। हाँ, ये 4010 की खेल है। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना सेक्टर है? कौन जवाब देगा? 8 8 सेक्टर। कौन बोल रहा है? 4 तो वही हो गए हैं, बाकी पब्लिक डेट हाँ, पे बाकी लोन। जो बोलेगा हमने उसको हम आज जानते हैं। सुबह सुबह में मेरा क्लास था ऑफिशियल, कहाँ पे वो नहीं बताऊंगा, तो वैसे ही मैंने ऑफर किया था कि जो जवाब देगा हम उसको गन्ना का रस पिलाएंगे। और मजेदार बात बताऊं, उस क्लास में जो मैडम बैठी थी वो अभी अभी भी बैठी हुई है। मैंने उन्हीं को ऑफर किया। अभी वो हंसेंगी लेकिन बताएंगी नहीं कि कौन है। ठीक है, ये जो बाकी 4 है, बिना किताब देखे जो बोले, बोलिए तो जरा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का 4 तो वही है जो रेवेन्यू जनरल सर्विस, सोशल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, ग्रांट इन एड, ये तो 4 का हो गया। बाकी ग्रांट लोन्स इन एंड एड। एडवांसेस। हाँ? अच्छा वो लोन्स एंड
loans and advances, suspense account remittance, suspense advances, remittance, पहला है पीडी पब्लिक डेट, दूसरा है एलए लोन्स एंड एडवांसेस, तीसरा क्या है remittance, इंटरसेट पेमेंट इंटरस्टेट वाला है। आईएसएस आईएसएस है। अच्छा, और चौथा अप्रोप्रिएशन टू कंटीजेंसी फंड ट्रांसफर टू कंटीजेंसी। हाँ वही तो लिखा है मैंने T2C, जैसे C2 सर CO2 होता है ना। सर जी हाँ, बोलिए। अप्रोप्रिएशन बोलेंगे ट्रांसफर बोलेंगे? ट्रांसफर टू कंटीजेंसी, बुक में तो अप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएशन टू कंटीजेंसी फंड। अरे भैया आप लिखे ना फिलहाल, जैसे H2O होता है वैसे T2C लिखिए ना। दिखाएंगे आपको, बुक भी दिखा देंगे, चिंता क्या कर रहे हैं, हम बिना बुक के कोई बात नहीं करते, ठीक है। तो ट्रांसफर टू कंटीजेंसी फंड हो गया, हुआ ना। यस सर। सर ये आईएसएस क्या है? इंटर स्टेट सेटलमेंट, ठीक है। जी अब हम लोग बात करेंगे, ये सब सेक्टर है, अभी तक हम लोग सब सेक्टर में घुसे नहीं है और सब सेक्टर में भी हम जाएंगे भी नहीं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कितने सेक्टर में बटा हुआ, क्या बताएगा? 6 हैं सर। बिल्कुल सही, एसएसपीएफ, बिल्कुल। हाँ, SSPF स्टैंड फॉर स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है जी? RF रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, है ना। तीसरा क्या है जी? डीए डिपॉजिट एंड एडवांसेस, डिपॉजिट एंड एडवांस। डिपॉजिट एंड एडवांसेस, है ना, DA। हम इसको फुल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी इससे पहले जो हमने लिखा था उसमें इसका जिक्र आया था। अगला कौन सा है? सस्पेंस, सस्पेंस एंड अगला, रेमिटांस, और ये कैश बैलेंस। ये 6 वो है सेक्टर ऑफ पब्लिक अकाउंट का, ठीक है। तो अब आप मिलाइए, जो अब मैं मिटाऊंगा नहीं, अब आप मिलाइए कि आपने जो भी पढ़ा था इससे पहले डिवीजन में, वो क्या पढ़ा था? रेवेन्यू हेड पढ़ा था ना। हाँ सर। तो रेवेन्यू हेड जब आप पढ़िएगा ना तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आता है, रेवेन्यू हेड का मतलब हो गया रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। और एक्सपेंडिचर हेड का मतलब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझ गए। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। रेवेन्यू का मतलब हो गया कि आपकी आय या आपकी प्राप्ति, तो रेवेन्यू रिसीट को केवल रेवेन्यू हेड में डालते हैं और एक्सपेंडिचर हेड में दोनों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। अब कहिएगा कैपिटल रिसीट को क्या रेवेन्यू हेड में डालेंगे? हाँ डालते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू हेड का मतलब रिसीट हेड से है, ठीक है ना। और एक्सपेंडिचर हेड, रेवेन्यू बराबर रिसीट और एक्सपेंडिचर बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दो तो हो गया, पहला तो एक्सपेंडिचर हेड ये दोनों वाला, रेवेन्यू हेड ये दोनों वाला, ठीक है। और उसके बाद में दो था, कौन कौन सा था? एक था रेमिटांसेस, है ना, रेमिटांस हेड ये वाला, है ना। और अगला कौन सा था? डिपॉजिट एंड सस्पेंस, ये दोनों था ना। तो कौन सा नहीं था? तो देखिए ये नहीं था, पीडी नहीं था तो हम काट देते हैं, हमारे पब्लिक डेट बिल्कुल नहीं था, लोन्स एंड एडवांसेस नहीं था, आईएसएस नहीं था, T2C नहीं था, SSPF नहीं था, RF नहीं था और CB नहीं था, ठीक है। अब आप कहिएगा कि आपका क्लोजिंग बैलेंस तो होता ही है डिवीजन के अकाउंट में, तो CB का ही नहीं लिया। ये CB जो है ना वो डिवीजन का CB नहीं है, ये पूरे स्टेट के अकाउंट्स का CB है, या सेंट्रल के गवर्नमेंट के मामले में सेंट्रल के अकाउंट का CB है, कैश बैलेंस, ठीक है। इसलिए ये CB का उस CB से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए कि आपको जो बताया गया है वो पूरे लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड के जितने भी सेक्टर दिए गए हैं उसमें ये सेक्शन
और ये 2 सेक्टर, सॉरी 3 डिपॉजिट एंड, इसमें एडवांस भी नहीं, हाँ एडवांस होगा। तो जब आपका डिपॉजिट हेड कह रहा है ना, तो उसमें आप एडवांस हेड ऑटोमेटिक इंक्लूड करके रखिए भाई, ठीक है, एडवांसेस रहता है वहां पे। तो अब आप लोगों को मामला समझ में आ रहा होगा कि लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में आपको पब्लिक वर्क्स अकाउंट में यानी सीपीडब्ल्यूए में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, समझ में आया? हाँ यानी जी आया सर। इतना मन गिरा के मत बोलिए, मेरा भी मन गिर जाता है। आप लोग के चक्कर में पता है कल मेरा बीपी लो हो गया था। बीपी सर? सर बोलिए। ऐसे सर। क्यों सर? बीपी लो हो देखिए गया आप लोग जवाब नहीं देते हैं। सर बैटरी चलिए। चार्ज रखिए। बैटरी डिस्चार्ज कर देते हैं ना आप लोग, हम तो चार्ज करके ये करते हैं। सही बात है। चलिए अगला, ये तो क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। अब अगला, आप लोगों ने पीसी 5 में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हाँ या ना? हाँ सर पढ़े। आर्टिकल 110 से लेकर 117 तक क्या है? वही लेखा अकाउंट से ही तो है। भैया आपको नहीं याद है? हर एक बात हर एक आदमी को याद हो कोई जरूरी नहीं है, जिनको याद है वो बतलाइए, है क्या 110 से 117? ये सब कोई मुझे फाइनेंस बताए? से रिलेटेड मनी बिल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या सर? फाइनेंशियल हाँ, अकाउंट है ना? सर वोट ऑन अकाउंट भी है। ये हमारे बजट के बारे में बात करता है ना, ठीक है, ये हमारे बजट के बारे में बात करता है 110 से लेकर 117 तक, है ना। इसी बजट में आपको एक टर्म यूज किया गया है, चार्ज और वोटेड, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि चार्ज और वोटेड क्या है, क्या डिफरेंस है? चार्ज वो है जिसके लिए कोई मतलब वो जरूरत नहीं है वोट ऑन अकाउंट की या किसी पास करवाने की, लाइक सैलरी ऑफ जजेस या गवर्नर के एक्सपेंडिचर, प्रेसिडेंट की सैलरी। और वोटेड वो जिसमें लेजिस्लेचर वोट करके बजट पास करेगा, दैट इज वोटेड। देखिए भैया आपको एक टर्म हम बताते हैं, ग्रांट, ठीक है, चैप्टर 2 में है ग्रांट वर्ड, जरा निकालिए तो चैप्टर 2 में ग्रांट वर्ड कहाँ है? और पढ़िए कोई। मीन्स प्रोविजन ऑफ फंड्स अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। बस रुक जाइए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ग्रांट एक प्रोविजन ऑफ फंड है जो कि पार्लियामेंट अप्रूव करती है, राइट। चार्ज का भी ग्रांट आता है और वोटेड का भी ग्रांट आता है, दोनों का ग्रांट होता है। ये बात सही है कि उसमें सी और वी लिखा हुआ रहता है, लेकिन आखिरकार ग्रांट जो है वो प्रोविजन ऑफ फंड है जिसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। तो अगर चार्ज जो है पार्लियामेंट में वोट नहीं होता है तो पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है या नहीं करती है? बोलिए हाँ या ना? अप्रूव तो करती है सर। हाँ बिल्कुल अप्रूव करती है। पार्लियामेंट के अप्रूवल का ढंग क्या है? पार्लियामेंट के अप्रूवल का ढंग यही है कि जिसने आर्टिकल 110 से 117 पढ़ा होगा उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह का जो बजट रखवाते हैं वो प्रेसिडेंट की माने पूर्व मंजूरी होती है। तो प्रेसिडेंट, जैसे कोई भी कानून होता है ना, तो कानून, सामान्य कानून पास करने का नियम ये है कि वो पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में। अब जब दोनों ही उस कानून को पास करेंगे तो प्रेसिडेंट के पास में जाता है। प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास किए गए कानून को मंजूरी दे भी सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
ये सामान्य कानून की प्रक्रिया है। लेकिन जब मनी बिल होता है, धन विधेयक या वित्त विधेयक जो कि इसमें लिखा हुआ है, उसमें प्रेसिडेंट की पूर्व मंजूरी होती है। प्रेसिडेंट पहले से ही उसको देखे होते हैं, पास किए हुए होते हैं, और उसके बाद में वो लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में नहीं जाता है। और लोकसभा में जब जाता है और वहां पे डिस्कस होता है, तो डिस्कस दोनों पे होता है, चार्ज पे भी और वोट पे भी। समझ गए बात आप लोग? डिस्कस दोनों पे होता है, चार्ज पे भी और वोट पे भी। मतलब कि किसी भी सदस्य को चार्ज पे भी डिस्कस करने का पूरा, डिस्कस करो, क्वेश्चन करो, क्रॉस क्वेश्चन करो, सब सब सेकंड सब्सिडियरी क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोट खाली नहीं करना है, समझे? और वोट किए बिना जब मान लीजिए वोट हो जाता है तो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, इसका प्रमाण क्या है भाई? लोकसभा का अध्यक्ष उस पर साइन कर देता है, दैट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। तो जो चार्ज वाला है इसमें वोट नहीं होता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। स्पीकर साइन करेगा तो ही माना जाएगा कि उसको पार्लियामेंट में यानी लोकसभा ने पास किया है। फिर राज्यसभा के सभापति के पास जाता है, वहां वो साइन कर देते हैं। तो इसको खाली वोटिंग से वंचित रखा गया, पार्लियामेंट के अप्रूवल से नहीं। ये फर्क है। मैंने इस तरह का अभी कभी को क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए। मामला समझ में आया कि नहीं है? सर है ना, पूरा 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 डिस्कशन हो प्लीज सकता है। रिपीट कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? तो प्लीज रिपीट करिए। रिपीटेशन में ये है कि चाहे वोटेड होगा चाहे चार्ज होगा, डिस्कशन तो दोनों पे ही होगा, ठीक है? लेकिन वोटेड पे उसके जो मेंबर हैं वो मतदान नहीं करते हैं। सॉरी, चार्ज पे मतदान नहीं करते हैं। बिना मत किए केवल डिस्कशन के बाद में वो अप्रूव्ड हो जाता है, और अप्रूवल के लिए लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, उल्टा बोल दिए क्या? सही गलत बोले अभी? अंग्रेजी में, हिंदी में लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, और इंग्लिश में क्या होगा? स्पीकर और चेयरमैन होगा ना। बोलते नहीं आप लोग, जी कंफ्यूज है क्या आप लोग? हाँ सर। जो भी है, हमारे कंफ्यूज है इसमें। हाँ बोल रहे हैं कि मैंने जो कहा वो सही है इसलिए हाँ बोल रहे हैं। यस सर, लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। वही तो हमने कहा, ठीक है? तो उनकी साइन होती है तभी ये माना जाता है कि पार्लियामेंट ने पास किया, ठीक है? तो उनकी साइन होती ही होती, खाली वोट से वंचित रखा गया है, अप्रूवल से नहीं। अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट तो होगा ही होगा, और दोनों के मामले में, क्योंकि प्रोविजन ऑफ फंड दोनों में है, दोनों पे ग्रांट मिलता है आपको। सैलरी का ग्रांट आता ही नहीं आता है। यस सर, यस सर। चलिए, तो अब देखिए, इसको आप सामान्य टर्म में समझते हैं कि जो भी डेवलपमेंट का खर्चा होता है ना, विकास का, वो वोटेड का खर्चा होता है, और जो भी हाथ पैर चलाने के लिए खर्चा है वो सब चार्ज होता है, ठीक है? इसको ऐसे उदाहरण समझिए, राशन पानी घर में लेना है कि नहीं लेना है, ये खर्चा चार्ज होगा कि वोटेड होगा? तो चार्ज होगा। और क्या आपको बोलते हैं, समर वेकेशन में घूमने जाना है कि नहीं जाना है, ये खर्चा चार्ज होगा कि वोटेड होगा? वोटेड। समझ में आया? ठीक है, जो भी डेवलपमेंट का खर्चा है वो सब वोटेड होता है, ठीक है? शौकिया सारा वोटेड और कंपलसरी सारा चार्ज। सैलरी को कंपलसरी माना जाता है, ठीक है ना? इसमें दो तीन चीजें और दिखी गई हैं इसमें कि आपको कंफ्यूजन है। 3.1.9 का नोट 1, इसमें सुबह सुबह किसी ने मुझसे सवाल किया था, इसमें किसी को कंफ्यूजन है। 3.1.9 नोट 1, कोई पढ़िए तो जरा 3.1.9 नोट 1। अंडर आर्टिकल 112। हाँ पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं। Under Article 1123F of the Constitution of India, any sum required to satisfy the award of an arbitral tribunal is to be charged on the consolidated fund of India. In order that a body or authority may be tribunal within the scope of the term arbitral tribunal used in the said article, it must be
constituted by the state and not merely by an agreement of the parties, and must be invested with the state's inherent judicial as distinguished from purely administrative or executive powers and the रुक जाइए 3.1.9 नोट 1 से जो पहला वाला पारा है उसमें लिखा हुआ है इट इज ऑब्लिगेटरी टू द कोर्ट टू इशू अ डिक्री इन ऑल केसेस वेयर एन अवार्ड इज मेड अ रूल ऑफ कोर्ट। इसका एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो किया जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट मेड आफ्टर द अवार्ड हैज बीन मेड अ रूल ऑफ द कोर्ट बट प्रायर टू इश्यू ऑफ डिक्री इज डेबिटेबल टू द चार्ज सेक्शन ऑफ द रिलेवेंट ग्रांट। ठीक है, इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ग्रांट रिलेवेंट का चार्ज सेक्शन और वोटेड सेक्शन दोनों पॉसिबल है, ठीक है ना। इसमें यह कहने की कोशिश की गई है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है और अपने ऑर्डर में कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये किस हेड से पेमेंट होगा, चार्ज से होगा कि वोटेड से होगा, अगर स्पेसिफाई कर दिया तो कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं किया है और आपको पेमेंट करना है तो हर हाल में चार्ज से पेमेंट होगा, भले ही वो वोटेड का मामला हो। समझ रहे हैं? बात नंबर 1। बात नंबर 2, कई बार स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा नहीं होता है। हो सकता है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया हो कि इसको 8 हफ्ते के अंदर पेमेंट करो, स्टेट गवर्नमेंट के पास में पैसे नहीं है तो पेमेंट नहीं भी कर सकता है। इस चीज से बचने के लिए ऐसा प्रोविजन किया गया है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से डेबिट होता है, यानी कि खर्चा होता है। ठीक, और बाद में जब स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार कोई ग्रांट देती है या ग्रांट इन एड दे दे या कुछ और दे दे, ऐसी स्थिति में उतना पैसा जो कि कोर्ट के ऑर्डर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के बिहाफ में खर्च किया था उतना पैसा वो माइनस कर लेती है। मामला समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट, कोर्ट का ऑर्डर होगा तो चार्ज में जाएगा, वोटेड में नहीं। सेकेंड पॉइंट, चार्ज में भी जाएगा तो कहाँ के चार्ज में? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। बाद में एडजस्ट हो जाता है। समझ में आया बात? यस सर, एक क्वेश्चन बताओ। हेलो, पूछिए ना। सर ये जो चार्ज का हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए। जैसे सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा का डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा, इन सब का जो होता है ना, इसके लिए डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है। डिस्कशन केवल डेप्थ चार्जेस के लिए होता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो हाई कोर्ट का जो जजेज का सैलरी है वो तो चार्ज है बट उसका पेंशन चार्ज नहीं है। बिल्कुल सही। और अटॉर्नी जनरल का जो वो है पेमेंट है वो भी चार्ज नहीं है। ये कैम में लिखा हुआ है, सिविल अकाउंट्स मैनुअल में जी, है ना? जी। पर आपने बताया बहुत अच्छा किया, सो दैट मैं अगली क्लास में इसको रिपीट करूंगा जी। और जो वोटेबल पार्ट है वही एक्चुअल बजट है, जो वोटेबल पार्ट होता है ना वही एक्चुअल बजट है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैम का कौन सा पैरा है पता है? कैम का लिखना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा, बहुत मोटी किताब है। लेकिन वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। चलिए अगली बात जो हम आपको बताने वाले हैं 3.1.10। ठीक है, होता क्या है कि पीडब्ल्यूडी लंप सम एडवांस भी देता है, राइट? अब याद कीजिए डिपॉजिट एंड एडवांसेस का मामला है ना, तो एडवांस जो दिया जाता है वो 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक, या तो कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए या तो एक अपने स्टाफ को दीजिए। स्टाफ किस तरह का एडवांस लेता है? कंप्यूटर एडवांस लेता है, मोटरसाइकिल एडवांस लेता है, हाउस बिल्डिंग एडवांस लेता है जिसको HBA कहते हैं। कितना तरह का एडवांस लेता है कि नहीं लेता है जी? आया ना? यस सर। हाँ सर। है ना? उसमें क्या होता है कि अगर घर अपने ऑफिस का कोई स्टाफ का डेथ हो गया, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 3.1.10, ठीक है सर अपेंडिक्स बी में दे रखा है कैम के अंदर, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ट्रीटेड एज चार्ज एक्सपेंडिचर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी बोल रहे हैं जी। ऐसे ही आप लोग मुझे क्या बोले, फिर से बोलिएगा। अपेंडिक्स बी। अच्छा। अपेंडिक्स बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ जाएं। तो इसमें अब क्या कंफ्यूजन है कि जब आपका स्टाफ कोई डिसीज माने गुजर गया
समझे कि नहीं? तो उसके लिए 2 months ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस एडेड है, या किताब में 8,000 लिखा हुआ है जो कि अब बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। ठीक है, विच एवर इज लोअर, माने मान लीजिए कि किसी का 2 month बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस ही, अब जाहिर सी बात है आज बेसिक पे 25,000 से कम किसका है? किसी का नहीं है कि नहीं? तो 25,000 का 2 गुना कर दीजिए 50,000। लेकिन यहाँ पे विच एवर इज लोअर है, 2 month बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस और 25,000, यहाँ बुक में 8,000 है। कई लोगों को कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होने का भाई, 25,000 है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस तरह का कोई एडवांस आप देते हैं तो इसका पॉइंट नंबर 4 में जिक्र किया गया है। पॉइंट नंबर 4 कोई पढ़िए जरा। The advance granted under this para should be debited to the major, minor, subhead 8550 civil advance, 104 हाँ, other advances, lump sum advances to provide immediate relief to the deceased government servant's family. हाँ, इसका जो डिटेल क्लासिफिकेशन है वो यही लिखाएगा। जो एडवांस आप देते हैं 8550 सिविल एडवांस, 00 सब हेड और माइनर नहीं सॉरी सब मेजर हेड और माइनर हेड 104, और 104 का क्लासिफिकेशन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अदर एडवांसेस। ठीक है, अदर एडवांसेस है ना, और उसमें से अदर एडवांसेस में ये है लंप सम एडवांसेस। इसका भी कुछ होगा 0102 सब हेड 01 होगा लंप सम एडवांसेस। ये 01 जो है हमने गेस किया है, क्यों? स्टेज वाइज इस डिफरेंस होता है ये, ठीक है ना, लंप सम एडवांसेस। इसलिए ऊपर का 3 ये और ये फिक्स है, ये एडवांस होता है। इस मेजर हेड को याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? यस सर। इसके अलावा इसमें और ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपको बताएं या हमने आपको पहले नहीं बताया है। ठीक, एक वर्ड और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट यूज किया गया है, वो है कैश असाइनमेंट अकाउंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक क्लास लगेगी कम से कम और। ठीक है, यस सर। कैश असाइनमेंट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको अगली क्लास में देखेंगे। राइट राइट सर।